क्वेश्चन नंबर 2, नॉर्मल रिएक्शन ठीक लिख दिया सभी बच्चों ने, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आंसर इज 80 न्यूटन। सभी बच्चों का ठीक है बेटा, नो प्रॉब्लम। सेकंड पार्ट का आंसर देना है। चलिए, काफी बच्चों का आंसर आ गया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बेटा, सभी का आंसर ठीक है, वेरी नाइस। जिसको नहीं पता चला, नॉर्मल रिएक्शन को म्यू से मल्टीप्लाई करना है, लिमिटिंग फ्रिक्शन आ जाएगा। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन इज 16 न्यूटन। करेक्ट आंसर है बेटा, सभी का ठीक। थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या है? थर्ड क्वेश्चन, इस टाइम 8 kg ब्लॉक पे कितना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना है? नो कैलकुलेशन इज रिक्वायर्ड, IQ बेस्ड क्वेश्चन है, नो कैलकुलेशन इज नीडेड। साक्षी सिंह का आंसर ठीक है बेटा, बहुत अच्छे। मधु का आंसर गलत हो गया। तरनदीप का आंसर ठीक है, 10 नहीं है। देखो सिंपल सी बात है बेटा, ये ब्लॉक ना तो राइट को जा रहा है ना लेफ्ट को जा रहा है, तो वो फोर्सेस जो राइट को और लेफ्ट को एक्ट कर रही हैं, वो दोनों फोर्सेस आपस में इक्वल एंड अपोजिट होनी चाहिए। तो फ्रिक्शन अभी है 12 न्यूटन। फ्रिक्शन अभी 12 न्यूटन है, क्योंकि 12 न्यूटन को बैलेंस करने के लिए 12 न्यूटन चाहिए। दोबारा सुनो ध्यान से, मैंने बोला था स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू 0 से लेके लिमिटिंग फ्रिक्शन के बीच में कुछ भी हो सकता है, एज पर रिक्वायरमेंट। एज पर रिक्वायरमेंट मींस अगर आगे को आप 2 न्यूटन लगाओगे, फ्रिक्शन भी 2 न्यूटन हो जाएगी। आपने 5 न्यूटन लगाया, फ्रिक्शन भी 5 न्यूटन हो गया। आपने 12 लगाया, फ्रिक्शन भी 12 हो गया। ऐसा तब तक होता रहेगा जब तक कि हम अप्लाइड फोर्स को 16 न्यूटन नहीं कर देते। राइट, 16 के आगे नहीं बढ़ता, बस 16 से आगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में इंक्रीज नहीं होना। अगर आप 17, 18, 19 लगाओगे तो ये नहीं बढ़ेगा बेटा। तो कभी कभी तो यहाँ पे 2 कोएफिशिएंट दिए होते हैं, स्टैटिक का अलग, काइनेटिक का अलग। अगर नहीं दिए अलग अलग तो इसी को यूज कर लो बेटा दोनों जगह, फिर इसी को दोनों जगह यूज कर लो। तो फ्रिक्शनल फोर्स तब तक इसको चलने नहीं देगी जब तक हम 16 न्यूटन या उससे कम फोर्स अप्लाई करेंगे। हाँ, अगर आपने ज्यादा अप्लाई कर दिया भी चल पड़ेगा, ये 16 तक जा सकता है।
तो फ्रिक्शनल फोर्स इज 12 न्यूटन। बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया है। चलिए, क्वेश्चंस करने का जो पर्पस है वो पर्पस यही है कि आपके जो डाउट्स हैं, कई बार कुछ मिसकंसेप्शन रह जाते हैं दिमाग में, वो निकल। फोर्थ क्वेश्चन है कि कितना एक्सेलरेशन हो जाएगा अगर हम जो फोर्स है ना 12 न्यूटन वाली, उस फोर्स को हम 40 न्यूटन कर दें, अप्लाइड फोर्स को 40 कर दें। तो बेटा फ्रिक्शन का लिमिट 16 है, इससे ज्यादा बढ़ना नहीं है इसने। तो अगर आपने 40 अप्लाई कर दिया तो ये चल पड़ेगा, लेकिन फ्रिक्शन का लिमिट 16 है तो पीछे को तो 16 न्यूटन अब भी रहेगा। तो अब की बात जो नेट फोर्स है, क्योंकि आपको बताया है कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन जब भी लगाना है तो नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लिख दो। तो नेट फोर्स होगी बेटा 40 बड़ा है 16 से, तो 40 में से 16 माइनस कर लो। बहुत अच्छे, कई बच्चों ने सही आंसर निकाल दिया है, वेरी गुड। 40 में से 16 माइनस किए तो बचे 24 इज इक्वल टू 8 इंटू एक्सेलरेशन। तो इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो एक्सेलरेशन आ जाएगी 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत सारे बच्चों का आंसर सही है। साक्षी का आंसर, सुबह लक्ष्मी, राजवीर, सबका ठीक है। फिफ्थ पार्ट कर लेंगे, आप अपने आप बता सकते हैं फिफ्थ का आंसर। आशीष, मेरा ठीक आंसर आपका पिछला। हाँ जी, फिफ्थ पार्ट का आंसर, वेरी नाइस वेरी नाइस। कुणाल का आंसर ठीक है। 17 नहीं बेटा, 16 लिखना, 16। जितना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का हाईएस्ट वैल्यू है ना, उतना फोर्स लगा दोगे तो ये चलने वाला है, चाहे आप 16.001 लगा दो तो भी चलेगा। तुषार ठीक है बेटा, आपका आंसर भी वेरी गुड वेरी गुड। 16 न्यूटन, सभी का आंसर ठीक है, साक्षी का भी ठीक है। तो मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू सेट द ऑब्जेक्ट इनटू मोशन इज 16 न्यूटन। चलिए एक क्वेश्चन और करना है बेटा, अभी हमने फ्रिक्शन पे बेस्ड, और एक क्वेश्चन फिर उसी तरह का एज होमवर्क आपको मैं दूंगा। चलिए अब करते हैं। अब क्वेश्चन है कि एक ऑब्जेक्ट को हमने एक वॉल के अगेंस्ट पुश करना है। मैंने उस दिन आपको एक वीडियो भेजा था, उसके अंदर एक ब्रिक को हम एक वॉल के अगेंस्ट पुश कर रहे थे, कुछ उसी तरह का। चलिए, तो ये हो गया बेटा वॉल, ये हो गया एक ब्लॉक, ब्लॉक का मास है 2 kg, और इस पे हमने फोर्स लगाया लेटस से 80 न्यूटन लगा लेते हैं। म्यू की ना मैं दो वैल्यूज लिख रहा हूं, स्टैटिक वाला है 0.3 और काइनेटिक वाला है लेटस से 0.2। चलो यही लेते, देखते हैं, थोड़ा उसका फ्रैक्शन में आंसर आ गया मुझे लग रहा है। 0.2 इज द बेस्ट वन, ये इजी रहता है। चलिए अब क्वेश्चंस हैं। नंबर 1, नॉर्मल रिएक्शन कितना है। दूसरा क्वेश्चन है लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना। थर्ड क्वेश्चन है ऑब्जेक्ट ये रेस्ट पे रहेगा कि मोशन में आ जाएगा। चलो पहले ये तीन पार्ट सॉल्व करो, फिर देखते हैं आगे क्या बनता है। थोड़ी जगह छोड़ देना, मे भी एक क्वेश्चन साथ में और ऐड हो जाए। सर G10 लेना है। जी को 10 लेना, बिल्कुल बिल्कुल। टेक जी इक्वल टू 10। ट्राई करिए अपने आप तीनों पार्ट्स, कैरी ऑन।
चलिए, काफी बच्चों का आंसर ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन करेक्ट बेटा, काफी बच्चों ने आंसर दिया है सही। अच्छा, सेकंड पार्ट भी निकाल दिया। नॉर्मल रिएक्शन 20 न्यूटन नहीं है, 20 वाला आंसर गलत है। 20 न्यूटन आंसर नहीं है नॉर्मल रिएक्शन का। देखो बेटा मेरी बात सुनो, देखो पहले क्या हो रहा था, पहले जो वेट था ना, वेट वो इस सरफेस को नीचे को प्रेस करता था। अब डायग्राम यही हो गया इधर को। अब इधर को वेट तो है नहीं बेटा, इधर को फोर्स जो है ना वो हम लगा रहे हैं। कितनी? 80 न्यूटन। तो हमने लगाया 80 न्यूटन। तो ये जो बॉक्स है, ये वॉल पे जो सामने ना 80 न्यूटन फोर्स से इसको पुश करता है। तो एक्शन हुआ 80 न्यूटन, रिएक्शन भी हुआ 80 न्यूटन। रिएक्शन इज इक्वल टू 80 न्यूटन। बड़ा बहुत सिंपल सी बात है। नॉर्मल रिएक्शन का नाम है नॉर्मल। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। जो सरफेस ऑफ कांटेक्ट है ना, सरफेस ऑफ कांटेक्ट है ये है सरफेस ऑफ कांटेक्ट। तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल कितना फोर्स है वो है एक्शन, उतना ही आएगा रिएक्शन। बेटा ये डाउट्स अभी निकालने बहुत जरूरी हैं, क्योंकि लेटर ऑन ना फिर चीजें जो है गलत समझ आ गई तो गलत ही चलती रहती है। तो नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर कितना एक्शन और रिएक्शन है, तो 80 न्यूटन आएगा। चलिए अब लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगी नॉर्मल रिएक्शन इनटू म्यू। ये ठीक निकाला बहुत बच्चों ने। तो ये फोर्स है 24 न्यूटन। तो बेटा ऊपर की ओर जो फोर्स का लिमिट है, मैं लिमिटिंग फ्रिक्शन लिख रहा हूं, फ्रिक्शन नहीं है ये, फ्रिक्शन का लिमिट वो 24 न्यूटन है। और नीचे को जो फोर्स खींचेगा वो होगा इसका वेट, और वेट जो है वो है इक्वल टू मास इंटू जी। तो नीचे को फोर्स है 20 न्यूटन, और अपवर्ड फोर्स जो है, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे एक और डालनी थी हमने कि इस टाइम फ्रिक्शनल फोर्स कितना है, फ्रिक्शनल फोर्स कितना है वो भी लिखना है। चलिए, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन आ गई 24 न्यूटन। अगर जो फोर्स चलाना चाहती है ऑब्जेक्ट को 20 न्यूटन, वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है तो नहीं चलेगा। उस दिन मैं टेबल खींच के दिखा रहा था ना आपको, टेबल को खींचने के लिए मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। हाँ बेटा करेक्ट आंसर अंकिता बेटा, सही आंसर दिया है आपने। तो इस टाइम जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो अप्लाइड फोर्स जो इसको डाउनवर्ड्स पुल करती है उसके बराबर होगी। 24 न्यूटन इसका लिमिट है, जरूरत पड़ी तो 24 तक ये जा सकती है। लेकिन अभी क्योंकि 20 न्यूटन से खींचा जा रहा है नीचे को, तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो भी 20 न्यूटन हो जाएगी। काफी बच्चों ने सही आंसर दिया है, जिन्होंने नहीं दिया बेटा समझा गया उनको। अगर हम अप्लाइड फोर्स को 10 न्यूटन कर देंगे वो भी 10 हो जाएगी, अगर हम इसको 21 कर देंगे वो भी 21 हो जाएगी। हाँ, जब तक 24 नहीं हो जाता बेटा तब तक ऑब्जेक्ट ने नीचे को आना शुरू नहीं करना। तो अभी ये फिर रेस्ट पे है कि मोशन में है, चैट बॉक्स में आंसर लिखेंगे। ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है कि मोशन में है? वेरी नाइस, तुषार का आंसर है, अंशवर्धन का ठीक है, सभी का आंसर ठीक है, सुबह लक्ष्मी करेक्ट किया बेटा। मोशन में नहीं आएगा बेटा, ध्यान से सुनो। जब तक जो फोर्स चलाना चाहती है, भाविक का ठीक है, बाकी सभी बच्चों ठीक दिया आंसर, कुछ एक बच्चों ने गलत कर दिया। बेटा दोबारा सुनो बेटा, इसको ना नीचे को चलाने के लिए ऐसे कम से कम 24 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए
कम से कम 24 न्यूटन का फोर्स डाउनवर्ड चाहिए, बट अभी लगा है सिर्फ फोर्स। हाँ जी हाँ जी, ठीक है बेटा, समझ आ गया, ओके डन, ठीक है। तो अभी फोर्स नीचे को सिर्फ 20 है, 20 न्यूटन जो है उसको तो फ्रिक्शन का जो वैल्यू है ना स्टैटिक फ्रिक्शन का, जो कि 24 तक जा सकता है, वो इसको बैलेंस कर लेगा। तो करंटली फ्रिक्शन इज 20 न्यूटन, जो डाउनवर्ड पुल है वेट वाला वो भी 20 न्यूटन। चलिए, तो करंटली ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में। चलिए अब क्वेश्चन है, नाउ क्वेश्चन इज कि ये ऑब्जेक्ट कितने किलो का हो, ये ऑब्जेक्ट कितने केजी का हो तो ये चल पड़ेगा। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ मास ऑफ द ब्लॉक द मोशन जस्ट बिगिंस, मोशन स्टार्ट करने के लिए कि ये चलना शुरू कर दे, ये ऑब्जेक्ट कितने किलो का होना चाहिए। वेरी नाइस, वेरी नाइस, मधु का आंसर ठीक है, बहुत अच्छे। अभी एक ही बच्चे का आंसर आया है, बहुत अच्छे, गुड बेटा। 2 kg नहीं चाहिए बेटा, 2 kg का तो है ही ऑलरेडी, 8 kg ज्यादा हो गया। कुणाल का आंसर ठीक है बेटा, बिल्कुल सही। साक्षी बेटा अभी ठीक नहीं है, डेरिल का ठीक है आंसर, अंकिता चैटर्जी बेटा अभी ठीक नहीं है। देखो जस्ट चलता करने के लिए 4 kg नहीं आंसर बेटा। हाँ जी, तरनदीप का आंसर ठीक है, गुड। तुषार का आंसर ठीक है, गुड। 3 kg नहीं आएगा, 6 kg नहीं आएगा, बहुत बड़ा हो गया। हाँ जी, राजवीर ठाकुर का सही है, 6 kg नहीं, नहीं नहीं, बहुत बड़ा हो गया। कितना वैल्यू होना चाहिए मास का कि मोशन जस्ट शुरू हो जाए, जस्ट शुरू मतलब जितना फ्रिक्शन का फोर्स है ना उतना फोर्स डाउनवर्ड भी हो जाए। तो उसके लिए बेटा जो वेट है ऑब्जेक्ट का वो इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स का लिमिटिंग वैल्यू के बराबर होना चाहिए। और फ्रिक्शन का लिमिट हम निकाल चुके हैं कितना, 24 न्यूटन। तो वेट भी 24 न्यूटन होना चाहिए, m इंटू जी, जी इक्वल टू 10। तो बेटा मास 10 से डिवाइड कर दीजिए, ये मास कम से कम 2.4 kg हो तो ये ऑब्जेक्ट नीचे को आएगा। चलो एक और काम करते हैं हम, लास्ट एक क्वेश्चन और लिखते हैं इसी पे। बेटा ये वाला पार्ट नजर आ जाएगा, आ जाएगा। 6th क्वेश्चन, if 2 kg mass is replaced by 4 kg mass, what is its acceleration? Last question बेटा, वो 4 kg मास का एक्सेलरेशन क्या होगा। फ्रिक्शन तो उतना ही है ना बेटा 24, नीचे का फोर्स चेंज हो गया। अच्छा पहले तो ये बताओ कि 4 kg ऑब्जेक्ट चल पड़ेगा नहीं चलेगा, चल पड़ेगा, चल पड़ेगा, ठीक है। जब चल पड़ेगा तो कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कौन सा यूज करेंगे दोनों में से। यस नहीं नहीं, अभी अभी बेटा इतना जल्दी मत करो, थोड़ा ध्यान से। हाँ जी, जब बेटा मोशन शुरू हो जाएगा तो इन दोनों में से कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कौन सा लेना है, 0.3 लेना है कि 0.2 लेना है। हाँ जी बेटा ठीक आंसर है, ठीक है, विश्वजीत का सही है। चल पड़ेगा तो 2.2 यूज करना है, हिया का आंसर ठीक है बेटा, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो आप क्या करिए, फ्रिक्शन को 24 मत लीजिए, 24 तब थी जब ऑब्जेक्ट रुका हुआ था, अब ये चल पड़ा तो अब फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगी, उसके लिए ऑब्जेक्ट का वेट, वेट वो डाउनवर्ड फोर्स हो गया। फ्रिक्शनल फोर्स निकालने के लिए एक्शन रिएक्शन 80 न्यूटन जो पहले हम अप्लाई कर रहे हैं, उसको इस पर 0.2 से मल्टीप्लाई करिए
तो फ्रिक्शन का वैल्यू 80 इंटू 0.2, ये वाला पार्ट बेटा यहां सॉल्व कर रहा हूं मैं। फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू म्यू काइनेटिक इंटू नॉर्मल रिएक्शन, म्यू काइनेटिक 0.2, नॉर्मल रिएक्शन 80, तो अपवर्ड फोर्स 16 न्यूटन। अब नेट फोर्स इक्वल टू m इंटू ए, नेट फोर्स इज इक्वल टू वेट माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। वेट होगा 4 kg का 4 इंटू जी यानी 10, 40 न्यूटन। 40 में से 16 माइनस करो, मास 4 kg इंटू एक्सेलरेशन करेंगे। कैमरा थोड़ा घुमा देता हूँ, चलिए अब दिख जाएगा ठीक बेटा। देखो फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि मोशन शुरू हो गया तो आपको दो अलग अलग कोएफिशिएंट्स ऑफ फ्रिक्शन दिए हुए हैं, तो अब काइनेटिक वाला कोएफिशिएंट यूज करेंगे 0.2। एक्शन रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन 80, 80 को म्यू काइनेटिक से मल्टीप्लाई किया, ठीक है बेटा बहुत अच्छे, 16 आ गया, तो अपवर्ड फोर्स 16 रहेगा, वेट 4 kg का 4 इंटू जी 40 न्यूटन रहेगा, तो 40 वेट 16 फ्रिक्शन, नेट फोर्स वर्टिकल मोशन के लिए 6 आंसर करेक्ट है बेटा। चलिए होप सभी को क्लियर हो गया है। चलो मैं ना 2 क्वेश्चन आपको सेंड करूंगा एज होमवर्क इसी तरह के, इसी पे बेस्ड, तो वो आप मुझे बेटा सॉल्व करके व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे। चलिए अब आज का अगला टॉपिक है बेटा, रब कर दो इसको मैं, ठीक है नोट कर लीजिए, कर लो कोई बात नहीं, नोट कर लीजिए। चलिए ठीक है बेटा, रब कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट टॉपिक फॉर टुडे, inertial and non-inertial frames of reference। मेजर टॉपिक नहीं है, माइनर है। inertial and non-inertial frames of reference। चलिए कितने बच्चों को बेटा पता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या? जिसको पक्का पता है माइक को अनम्यूट करके आंसर दीजिए। जिसको श्योर है वो माइक को अनम्यूट करके आंसर दीजिए। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? ऑब्जर्वर की पोजीशन। ऑब्जर्वर का पोजीशन, कुछ ठीक है। और कोई बच्चा?
व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस? नहीं, सभी को नहीं पता। चलो चलो मैं बताता हूँ। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो है एक सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस used to make measurements, यानी कि मोशन को ऑब्जर्व करने के लिए जो आप एक्स वाई जेड एक्सिस यूज करोगे ना, उसको ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। तो अगर तो मैं इस रूम में हूं, तो इस रूम में आपको पता है कि रूम के कॉर्नर में दो वॉल्स का इंटरसेक्शन वो वाई एक्सिस होता है, एक वॉल और फ्लोर का इंटरसेक्शन एक्स एक्सिस होता है, और दिस वॉल एंड फ्लोर का इंटरसेक्शन उसको जेड एक्सिस कहते हैं, है ना। एक्स वाई जेड एक्सिस ड्रॉ किए हमने कई बार। मैंने आपको कंपैरिजन भी दिया कि इसको अपना ना ड्राइंग रूम का कॉर्नर सोच लो। ड्राइंग रूम में आप थोड़ा सा डिस्प्ले के लिए एक आपने फ्लावर पॉट रखा हुआ है लेटेस्ट से, इस तरह से सोच लो। ये ड्राइंग रूम का कॉर्नर है, ये आपकी टाइल्स हैं फ्लोर की। अब समझ गए होंगे? तो ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस होगी और ये जेड एक्सिस होगी। तो ये हो गया बेटा एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो आपका जो ड्राइंग रूम है अभी वो है एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ड्राइंग रूम में आप सोफे में बैठ के देख रहे हैं कि एक मॉस्किटो कभी वहां चला गया, कभी वहां चला गया। तो आपको जो ऑब्जर्वेशन वाला बंदा है वो ड्राइंग रूम में बैठा है, तो ड्राइंग रूम के जो वॉल्स हैं उसके कंपैरिजन में वो मोशन को देख रहा है कि कैसे हो रही है। यही काम हम एक एरोप्लेन में भी कर सकते हैं। एरोप्लेन में ड्रॉ कर लो एक्स वाई जेड एक्सिस। तो एरोप्लेन में आप सीट पे बैठे हैं, तो जैसे जैसे प्लेन जो है उसने टेक ऑफ करना शुरू किया, बेटा आप पीछे को जाना शुरू हो गए, आपके ऊपर एक बैकवर्ड फोर्स सा लगना शुरू हो गया। या जो ऊपर कैबिन में आपने सामान रखा था, हो सकता है आपने अपना जो लैपटॉप है वो यहाँ रखा हो, लेकिन कुछ देर बाद वो लैपटॉप यहाँ पहुंच गया हो, जब उठाने लगेंगे कहीं और पहुंचा हुआ होगा। तो लैपटॉप को किसी ने बेटा धक्का तो नहीं लगाया ना, कोई फोर्स तो नहीं लगाई किसी ने उस पर। हमें क्या लगता है कि चीजें तब एक्सेलरेट होनी चाहिए जब उनपे कोई फोर्स लगे। यही है ना अपना सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो बिना फोर्स के अगर ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट हुआ, जो लैपटॉप आपने यहाँ रखा था वो बिना किसी ने धक्का दुक्का लगाए वो इधर पहुंच गया बेटा पीछे। अब आप ड्राइंग रूम में टेबल पे रख के बेटा चाय बैठे हैं, कुछ गेस्ट आए हुए हैं, चाय पहले टेबल पे आपने यहाँ रखी थी, तो कुछ देर बाद वो चाय यहाँ पे आ जाए, थोड़ा सरप्राइजिंग नहीं होगा कि ये कैसे हो गया, हमारे की बात रखी तो इधर थी, ये यहाँ पहुंच गई। क्योंकि आपके माइंड में हमेशा क्या रहता है कि अगर चाय को यहाँ से यहाँ पहुंचाना है, यानी उसका स्टेट ऑफ रेस्ट अगर चेंज करना है मोशन में, तो कोई फोर्स लगानी पड़ेगी, तभी चेंज होगा ना। अगर आप बेटा रूम में एंटर करें क्लासरूम में और आपको एक बॉक्स ऐसे हवा में खड़ा मिले, ठीक है, अभी तो मैंने हाथ से पकड़ा हुआ है, हाथ ना दिखे आपको, सिर्फ यही दिखे, तो थोड़ा आपको अमेजिंग नहीं लगेगा कि ये कैसे हो गया। क्योंकि आपको पता है कि एक फोर्स तो ग्रेविटी की तो है ही है, तो फिर दूसरा फोर्स कौन सा है जो इसको बॉक्स को हवा में उठाए हुए है। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। आप देखना शुरू कर दोगे कोई धागा तो नहीं बांधा सर ने, कोई नीचे मैग्नेट तो नहीं लगाया, कुछ ऐसा किया होगा सर ने जो ये चीज हवा में ऐसे खड़ी है ना। क्योंकि आप जानते हैं कि जब ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगेगा तो उसके मोशन में चेंज आएगा।
आपने ड्राइंग रूम में ये रखा था बेटा एक फ्लावर पॉट, शाम को इधर रखा था, सुबह बेटा उधर पहुंच गया, तो क्वेश्चन मार्क लग जाएगा ना दिमाग में, ये कैसे हो गया यार, इसको किसने फोर्स लगाया कि ये यहाँ पहुंच गया। क्योंकि आपको पक्का पता है कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर सर्टेनली वैलिड, यानी अगर ये फ्लावर पॉट इधर से उधर गया है तो कोई ना कोई फोर्स तो लगी होगी। मान लो आपने ना बाहर कुछ गमले रखे हुए थे, है ना, एक गमला गिर गया बेटा, आप सोचना शुरू कर देते हो कि बिल्ली आई कि कुत्ता आया, क्या आया होगा जिसने ये गिरा दिया। आपका दिमाग उधर पर चलना शुरू हो जाता है, क्योंकि बिना किसी फोर्स के लगे ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सेलरेट नहीं हो सकते। तो आपका लैपटॉप यहां रखा था, वो बिना किसी फोर्स लगाए इधर पहुंच गया, तो बेटा न्यूटन का सेकंड ऑफ मोशन फेल हो गया। फोर्स नहीं लगाया, ऑब्जेक्ट अपना स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज करके स्टेट ऑफ मोशन में आया, दोबारा फिर रेस्ट में आ गया। तो इस तरह के फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस जिसमें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन होल्ड नहीं कर, जैसे हमने पढ़े हैं उस फॉर्म में होल्ड नहीं करते, उन फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस को बोलना है नॉन इनर्शियल। मैं दोनों डेफिनेशन लिख देता हूं। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो in which Newton's laws of motion hold good. Newton's laws of motion hold good. उनको बोलना है inertial frame of reference, और नॉन इनर्शियल वो है जिनमें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन फेल हो जाएंगे, यानी जैसे आपने पढ़े उस तरह से नहीं एप्लीकेबल। तो इसमें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन डू नॉट होल्ड गुड। चलिए, अच्छा कैसे पता लगेगा कि कौन सा इनर्शियल है कौन सा नॉन इनर्शियल है? एग्जाम में कभी कभी आ सकता है, स्कूल की जब ऑब्जर्वर रेस्ट पे हो तब इनर्शियल। हाँ, रेस्ट पे हो, बिल्कुल सही है। रेस्ट वाला जो है वो भी इनर्शियल होगा। एक और भी इनर्शियल है, सोच के बताओ। जब ग्राउंड पे हो। नहीं नहीं, अरे ग्राउंड पे होगा फिर तो आपके लिए रेस्ट ही होगा ना एक तरह का। डायरेक्शन, डायरेक्शन का भी थोड़ा सा रोल है। चलो एक एक काम करते हैं, मैं आपको ना पेपर में लिखना जो मैं बता रहा हूँ। हाँ, मधु का आंसर ठीक है बेटा, जो मैं आपको बता रहा हूँ पेपर में नहीं लिखना, वो समझाने के लिए। चाय का कप, चाय का कप रखा, अगर चाय हिली नहीं, आपके ड्राइंग रूम में जो कप रखते हैं हम चाय का गेस्ट के लिए, वो चाय हिलती थोड़ी ऐसे ऐसे थोड़ी करती है, सीधी रहती है। जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, जिस एनक्लोजर के अंदर वो एरोप्लेन हो सकता है, बस हो सकती है, ट्रेन हो सकता है, ड्राइंग रूम हो सकता है, आपका स्कूल का रूम हो सकता है, जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में चाय नहीं हिली, वो चाहे फ्रेम ऑफ रेफरेंस खड़ा हो चाहे चल रहा हो, दैट इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, राइट। अगर चाय हिलनी शुरू हो गई बेटा या गिर गई अपने आप, तो है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वेरी सिंपल। चलो, तो दूसरा केस कौन सा बनेगा बेटा, फिर बताइए जरा। एक बच्चे ने सही आंसर दिया है अभी, यानी मोशन में होगा। एरोप्लेन में मैंने बताया था चाय नहीं गिरती, तो एरो, हाँ जी हाँ जी बिल्कुल सही है। एक्सेलरेटेड। मोशन नहीं बोलना, एक्सेलरेशन भी नहीं बोलना, गलत बेटा। प्लेन जिस टाइम ऊपर चढ़ जाता है और ऐसे चलता है, हाँ ये का आंसर सही है बेटा, गुड गुड गुड। दूसरा केस है वेरी नाइस, यूनिफॉर्म मोशन। जिस मोशन में वेलोसिटी में चेंज नहीं आता,
ऐसा कांस्टेंट वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब ना तो डायरेक्शन चेंज होगा ना स्पीड चेंज होगा, फिर होगा वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो दो केस है, या तो रेस्ट पे हो या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड से चलता रहे, तो भी चाय नहीं गिरती। तो आप जानते हैं कि चाय आपको सर्व होती है एरोप्लेन में और चाय आपको सर्व होती है ट्रेन में। तो पहले भी बता चुका हूं, एरोप्लेन का मोशन भी जो है जिस टाइम चाय सर्व होती है या बिवरेज जब भी सर्विस सर्व होगा, उस टाइम प्लेन का मोशन यूनिफॉर्म हो चुका होता है। उस टाइम सीट बेल्ट का साइन हट जाता है कि आप सीट बेल्ट खोल लो, कोई बात नहीं है, क्योंकि मोशन यूनिफॉर्म हो चुका है, आपको कोई झटका वटका नहीं लगेगा, यानी आराम से ट्रैवल करते रहेंगे। वॉशरूम जाओ, राइट। ट्रेन का जो वॉशरूम है ना, उसमें बेटा थोड़े डंडे से लगाए होते हैं ताकि बंदा वहां पे गिर ना जाए, क्योंकि ट्रेन का मोशन थोड़ा बहुत ना, मतलब 100% यूनिफॉर्म नहीं है। प्लेन का मोशन तो बेटा बहुत बहुत अच्छा यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल है, तो उसमें बड़ा चाय नहीं गिरती, राइट। ट्रेन में फिर भी थोड़ी बहुत हिलती है, नो डाउट, 100% यूनिफॉर्म नहीं है। हाँ, बुलेट ट्रेन में बैठेंगे जापान में जाके, फिर आपको यूनिफॉर्म मोशन मिलेगा, फिर लगेगा कि आप एरोप्लेन में जा रहे हैं। चलिए, जितने भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस मींस एन एनक्लोजर, वो जो रेस्ट पे हैं या यूनिफॉर्म मोशन में है, वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। और अब आगे बात के, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सेलरेटेड है। एक्सेलरेटेड बेटा कई तरह से हो सकता है। एक्सेलरेशन में दो चीजें होती हैं, स्पीड एंड डायरेक्शन। इनमें से कुछ भी चेंज हो, यानी बस का ब्रेक लग रहा हो, रिटार्डेशन, बस की स्पीड बढ़ रही हो तो एक्सेलरेशन, या फिर आपको याद है हमने सर्कुलर मोशन किया था अभी बेटा, सर्कुलर मोशन में स्पीड भले ही कांस्टेंट हो लेकिन उसमें डायरेक्शन ऑफ मोशन कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है। डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो गया तो भी एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, यानी वो नॉन इनर्शियल होगा। या आप सिंपल सी ये बात करो कि कार में आपने डैशबोर्ड पे, पापा चला रहे थे, साथ ही मम्मा बैठे थे, मम्मा ने अपना जो पर्स है ना वो रख दिया सामने डैशबोर्ड और शीशा खोल के अपना वो लगाना शुरू कर दी, जो भी करते हैं छोड़ो। चलिए, तो अगर ये पर्स यहीं पे रहा, नहीं हिला यहां से, उस केस में मोशन यूनिफॉर्म मोशन तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कार जो है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अगर ये पर्स नहीं गिरा, अब आप जानते हैं पापा ने गाड़ी अगर इधर को मोड़ दी, लेफ्ट को, तो पर्स किधर को जाएगा, राइट को जाएगा ना। तो बेटा पर्स को हमने फोर्स नहीं लगाया, किसी ने अपने आप चलना शुरू हो गया वो। अगर ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो बिना किसी फोर्स अप्लाइड के मूव करना शुरू कर देते हैं, तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, जैसा कि बोला गया कि फोर्स लगेगी तभी एक्सेलरेशन आएगी, ये बिना फोर्स के एक्सेलरेट हो रहा है, तो उसको बोलना है नॉन इनर्शियल। अगर कार की ब्रेक लगाएंगे तो पर्स आगे को जाएगा, तो भी नॉन इनर्शियल। कार को स्पीड अप करें तो हो सकता है पर्स पीछे को गिराए, नीचे गिर जाए इधर, तो भी नॉन इनर्शियल। होप कोई डेफिनेशन में डाउट नहीं होना चाहिए। तो मे भी किसी स्कूल में छोटा मोटा क्वेश्चन आ जाए, तो आपकी जो ना बुकलेट्स हैं उसके पीछे जो एंड में पेज लगे हुए हैं, लास्ट के पेजेस, लास्ट के मींस 13 या 14 पेजेस होंगे, उसमें प्रीवियस ईयर्स के ना क्वेश्चन पेपर डाले हुए हैं जो डिफरेंट स्कूल्स में आए। ये शुरू होते हैं पेज नंबर 113 से लेके 130 तक, टोटल 18 पेजेस हैं। इन 18 पेजेस में रिसेंट ईयर के केंद्रीय विद्यालय के पेपर्स और मॉडल स्कूल के पेपर, जो स्कूल ज्यादा बच्चे मतलब
एडमिशन लेते हैं। राइन इंटरनेशनल का पेपर और केंद्रीय विद्यालय के यूनिट टेस्ट 35 मॉडल का पेपर, ज्ञान ज्योति ग्लोबल स्कूल है मोहाली में, उसका टेस्ट एंड सो ऑन। तो ये आपको दिए हुए हैं, इन क्वेश्चन पेपर्स को देख लीजिए। मेरे पास और भी बहुत सारे पड़े हैं, मैं आपको ना फिर जब आपका स्कूल में एग्जाम का टाइम आएगा थोड़े मैं आपको व्हाट्सएप पे एक फाइल सेंड भी कर दूंगा। पेपर तो बहुत सारे पड़े हैं, बट मैंने इतने डाल दिए हैं जितने आप पढ़ सको, और जो रीसेंट है, जो अभी अभी आए हैं कि आज के ट्रेंड्स क्या है। तो किसी के स्कूल में आया हुआ है कि नीचे 3 केसेस दिए हुए हैं या 4 केसेस दिए हुए हैं, उनको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस या नॉन इनर्शियल में क्लासिफाई कर लेंगे। अब मेरा ख्याल है कोई मुश्किल नहीं है। चलिए अब बढ़ते हैं आज के लास्ट टॉपिक की ओर। रब कर दो इसको बेटा, नोट डाउन कर लिया होगा सभी ने। चलिए अब एक केस हमने करना है कि अगर हम एक लिफ्ट के अंदर हैं, लिफ्ट का मोशन बेटा 3 तरह का होता है। लिफ्ट का मोशन 3 तरह का होता है। पहले लिफ्ट ने बंदे बिठाने हैं अपने अंदर, दरवाजा बंद होगा, फिर लिफ्ट की पहले वेलोसिटी बढ़ेगी, पहले रेस्ट पे थी ना, जाना है ऊपर को, तो पहले स्पीड बढ़ना शुरू होगी, उस टाइम होगा एक्सेलरेटेड मोशन। फिर कुछ पार्ट ऐसा रहेगा जिसमें उसकी स्पीड रहती है यूनिफॉर्म, यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती है, डायरेक्शन भी सेम रहता है। कांस्टेंट वेलोसिटी सेम डायरेक्शन ऑफ मोशन तो होगा यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन जाएगा। तो जैसे आपको अपने कमरे में फील होता है, जैसे आप बैठे हैं रूम में, आपको फील होता है कि आपका वेट नीचे को है, इतने न्यूटन है, तो वो उतना ही रहेगा। फिर एंड में जाके जब लिफ्ट ने रुकना है इस फ्लोर पे जाके, तो ये स्लो डाउन होगी, उस टाइम मोशन होगी रिटार्डेड। तो कुछ टाइम ये होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और कुछ टाइम हो जाता है नॉन इनर्शियल। नॉन इनर्शियल में आपको ना कुछ अनवांटेड से मोशन फील होते हैं। आपको लगता है कि कभी कभी सारी चीजें नीचे को जा रही हैं जब लिफ्ट चलना शुरू होती है। जब लिफ्ट रुकती है तो मे भी आपको लगे कि मेरा वेट थोड़ा सा कम हो गया है, और जब लिफ्ट चलेगी कांस्टेंट वेलोसिटी से, उस टाइम लगेगा आपको कि मेरा वेट नॉर्मल है। तो ड्यूरिंग द मोशन ऑफ द लिफ्ट एक्सेलरेशन अप डाउन, दो ही केस हो सकते हैं, या तो एक्सेलरेशन ऊपर को होगा या नीचे को होगा। यूनिफॉर्म मोशन में तो कुछ होगा। तो हमें देखना है कि जब लिफ्ट एक्सेलरेट हो रही हो, उस केस में उसके अंदर जो हमें वेट है या जी का वैल्यू कितना फील होगा, वो निकालना। चलिए तो ब्रॉड हेडिंग, सॉरी ब्रॉड हेडिंग, नॉर्मल रिएक्शन निकालेंगे ना इसमें। हाँ जी का वैल्यू निकालना है कि उसके अंदर लिफ्ट के अंदर हमें कितना फील होगा। मोशन इनसाइड लिफ्ट कर दो। लिफ्ट के अंदर जो चीजें मूव करती हैं, स्टोन को छोड़ा वो कैसे नीचे को आएगा, कितनी एक्सेलरेशन से आएगा, वो निकालना। टॉपिक सिंपल है, मोशन इनसाइड अ लिफ्ट। चलिए अच्छा बेटा मेरी बात सुनो ध्यान से। लिफ्ट के अंदर अगर हम एक वेइंग मशीन सेट कर, वेइंग मशीन कैसे काम करती है, मान लो ये एक वेइंग मशीन है, इसके अंदर होता है एक स्प्रिंग, ऊपर से तो हमारा वेट इसको दबाता है बेटा, नीचे से जो फ्लोर का रिएक्शन है वो भी इसको ऊपर को दबाता है। तो स्प्रिंग जितना दबेगा उतना ही पॉइंटर आगे घूम जाता है और उतना ज्यादा वेट आता है।
सो बेसिकली स्प्रिंग जो है दैट इज पुश्ड बाय एक्शन एंड रिएक्शन फ्रॉम द ग्राउंड, और एक्शन आप जानते हैं बराबर होते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली रिएक्शन फ्रॉम द फ्लोर निकाल दूंगा बेटा। रिएक्शन फ्रॉम फ्लोर जितना होगा उतना ही वेट होगा। तो जैसे अभी अभी आपने किया, आज भी मैंने लिखा हुआ था इधर, अगर एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है उस पर एक ऑब्जेक्ट रखा और ये सरफेस खड़ा है, तो जितना इसका वेट है उतना इसका रिएक्शन भी होगा, यही बोला मैंने। तो अब जब लिफ्ट इसको ऊपर को एक्सेलरेट करेगी तो इसके वेट में कुछ चेंज आएगा, ऑब्जेक्ट के एक्शन रिएक्शन चेंज होंगे। तो मैं सिर्फ रिएक्शन निकालने वाला हूं, जितना रिएक्शन आ गया बेटा उतना ही वेट भी होगा, ठीक है। मैं सिर्फ रिएक्शन निकालने जा रहा हूं कि ऑब्जेक्ट पे फ्लोर का रिएक्शन कितना है, उतना ही वेट होगा। चलिए पहले मैं कर रहा हूं कि अगर लिफ्ट जो है ये हो गई बेटा, ये पर्सन हो गया, इसके नीचे आपने एक वेइंग मशीन रखा हुआ है। मुझे निकालना है पर्सन पे रिएक्शन फ्लोर का कितना है। बस जो रिएक्शन होगा वो ही अपरेंट वेट होगा। अपरेंट बेटा वर्ड आपको पता है, अपरेंट जो हमें फील होता है, एक्चुअल में उतना नहीं होता, जो हमें लगता है उसको अपरेंट कहते हैं। मैंने डब्ल्यू डैश लिखा है, डब्ल्यू इज एक्चुअल वेट, डब्ल्यू डैश जो हमें फील होगा लिफ्ट के अंदर। तो पहला मैं केस कर रहा हूं कि लिफ्ट का एक्सेलरेशन अगर अपवर्ड्स है इक्वल टू ए, लिफ्ट को एक्सेलरेशन ए से ऊपर की ओर ले जा रहे हैं, तो उसके अंदर अगर एक वेइंग मशीन रख दे तो वो वेइंग मशीन कितना वेट शो करेगी बंदे का। तो एक वीडियो अभी क्योंकि चल नहीं पाएगा, अभी तो हम मोबाइल पे हैं, तो मैं कोशिश करूंगा वीडियो आपको ना सेंड कर दूं व्हाट्सएप पे, तो वहीं से आप देख लेना कि जब लिफ्ट ऊपर को जाती है तो वेट थोड़ा बढ़ जाता है, जब लिफ्ट यूनिफॉर्म मोशन में रहती है तो वेट बंदे का नॉर्मल आएगा जितना था, और जब वो लिफ्ट रुकने लगती है, ब्रेक लगने लगती है उसकी, बेटा अगर स्पीड बढ़ रही है तो जिधर को वेलोसिटी होती है उधर को एक्सेलरेशन भी होता है। लिफ्ट जा रही थी ऊपर को, स्पीड बढ़ी तो शुरू में एक्सेलरेशन अपवर्ड्स था, फिर लिफ्ट जो है वो कांस्टेंट स्पीड से गई, उस टाइम जीरो एक्सेलरेशन, फिर लिफ्ट ने रुकना शुरू करना है तो रिटार्डेशन, स्पीड अगर कम हो रही है तो अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन अपवर्ड्स है तो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स होगा। तो तीन सिचुएशन हो सकते हैं। यूनिफॉर्म मोशन में तो बेटा कोई चेंज आना ही नहीं, तो मैं दो केस डिस्कस करूंगा, एक एक्सेलरेशन अपवर्ड्स और जब रुकने वाली है तब एक्सेलरेशन होगा डाउनवर्ड्स। मैंने दो सिचुएशन डिस्कस करने आपके साथ। तो अभी मैं पहला केस कर रहा हूं जब एक्सेलरेशन ऊपर की ओर होगा। तो अगर लिफ्ट का एक्सेलरेशन ए है अपवर्ड्स, तो बेटा इस बंदे का एक्सेलरेशन भी ए होगा अपवर्ड्स, जिसके अंदर पर्सन है उसका एक्सेलरेशन भी ए है ना अपवर्ड्स। तो मैं पर्सन को कंसीडर कर रहा हूं which we called as free body diagram। पर्सन का एक्सेलरेशन है ए अपवर्ड्स, पर्सन पे दो फोर्सेस हैं, एक है नॉर्मल रिएक्शन और एक इसका ग्रेविटी के कारण जो वेट था mg वो नीचे को होगा। आर फोर्स ऊपर को, जो फ्लोर ने बंदे पे रिएक्शन देना है, इसको ऊपर को पुश कर रहा है ना फ्लोर, वो रिएक्शन वही वेट के बराबर है, और नीचे को इसका फोर्स ग्रेविटी तो बेटा mg फोर्स से खींचेगी नीचे को। अब इन दो फोर्सेस के कॉम्बिनेशन से पर्सन इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड्स विद एक्सेलरेशन a। तो अब मैं लगाऊंगा न्यूटन सेकंड ऑफ मोशन पर्सन के लिए, तो वो होता है नेट फोर्स यानी कि आर अप mg डाउन, दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो माइनस होंगे, इक्वल टू मास ऑफ पर्सन इनटू एक्सेलरेशन। आर मैंने पहले लिख दिया क्योंकि ये वाला फोर्स बड़ा होगा तभी तो एक्सेलरेशन अपवर्ड्स होगा,
तो यहां से R का वैल्यू क्या आएगा, mg को इधर ले जाओ, m ले लो कॉमन, तो आंसर आएगा m इंटू जी प्लस ए। तो हमें वेट फील होगा लिफ्ट के अंदर जैसे कि m इंटू जी प्लस ए हो गया है, जो कि ओरिजिनली mg था। यानी जो रीडिंग है ना लिफ्ट के अंदर वेइंग मशीन पे, मान लो बंदा 70 केजी का है, तो उसका जो स्प्रिंग को उसने प्रेस करना था वो 70 इंटू जी यानी 10, वो 700 न्यूटन से प्रेस करना था अगर वो नॉर्मल फ्लोर पे खड़ा होता। लिफ्ट का एक्सेलरेशन अगर 1 है तो 10 प्लस 1 11, 11 इंटू 70, तो 770 न्यूटन से स्प्रिंग को प्रेस किया जाएगा। तो बंदा जो है वो इंस्टेड ऑफ 70 केजी का, उस पे इंडिकेशन आएगा कि वो 77 केजी का हो गया है। उसके अंदर जो रीडिंग आएगी ना वेइंग मशीन पे, वो ऐसे आएगी कि शायद बंदा 77 केजी का है, क्योंकि 77 इंटू जी का वैल्यू 10, तो 70 न्यूटन बनेगा। तो वो रीडिंग ऐसे दिखाएगा कि बंदा जो है वो 77 केजी का हो गया, जब लिफ्ट का एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऊपर की ओर होगा। तो अपेरेंट वेट या उसके अंदर सोचो कि जी की जो वैल्यू है ना, वो ऐसे लगेगी शायद 10 प्लस 1 यानी कि 11 हो गई है। अब जरा एक और बात सुनो ध्यान से, ये तो लिफ्ट थी बेटा, लिफ्ट बनाई गई है नॉर्मल ह्यूमन बींग्स के लिए। रॉकेट जिसमें एस्ट्रोनॉट भेजने होते हैं ऊपर को, उसका तो एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा होता है बेटा। तो क्या करते हैं, एस्ट्रोनॉट्स को पहले हम टेस्ट करते हैं कि वो कितने जी तक, 1G 2G 3G, जी ये वाला बेटा, कितने जी का वो फोर्स बियर कर सकते। तो उसके लिए क्या करते हैं, उनको एक बेटा मशीन होती है जो कि उनको सर्कल में घुमाएगी, और इसके अंदर बेटा जो कंट्रोल्स हैं वो बंदे के अपने पास ही होते हैं। वो अपने आप स्पीड को बढ़ा सकता है, कम कर सकता है। तो इसको घुमाते हैं बेटा तेज, जितना स्पीड बढ़ाते रहेंगे बेटा, यू नो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, आर ओमेगा स्क्वायर, है ना, यही था ना फॉर्मूला। तो जितना बेटा ओमेगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, तो इस पे एक बाहर की ओर फोर्स लगता जाएगा और लगता जाएगा। और अंदर एक बेटा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट भी है जो बताता है कि जो एक्सेलरेशन है बाहर की तरफ वो 1G 2G 2.5G कितनी हो गई है। जब बंदे को चक्कर आने शुरू हो जाएंगे, जब वो दिखाते हैं कई बार एयरफोर्स वाले पर्सन्स को, तो वो बताते हैं कि जब प्लेन जो है वो मुड़ रहा होता है या हवा में कलाबाजी कर रहा होता है, तो पायलट को इतने जी का फोर्स बियर करना पड़ता है। तो पायलट बनना और ये जो एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं रॉकेट में, उनके लिए काफी सारे टेस्ट होते हैं पहले बेटा, कि क्या वो बेटा रॉकेट ऊपर को लेके गए, तो ये थोड़ा कि बेटा मामा जी जा रहे हैं तो बेटा आप भी घूम आओ, चलो कोई बात नहीं है। ऐसे नहीं है, किसी को भी नहीं उठा के भेज सकते। रॉकेट जब ऊपर को चढ़ना शुरू करता है तो उसमें जो जी का वैल्यू है वो कई बार 7G कई बार 8G हो जाता है, इतना ज्यादा एक्सेलरेशन होता है। तो क्या हमारी बॉडी जो है उतने जी टॉलरेट करेगी, क्वेश्चन इज दिस, क्योंकि वेट में चेंजेस आने हैं। मेरी बात सुनो ना बेटा, अगर जी की बजाय बेटा 2G का फोर्स लगना शुरू हो जाए, तो जो मेरा ब्लड है उस पर भी तो फोर्स लगेगा नीचे को ना। तो वो ब्लड अगर नीचे की ओर जाना शुरू हो गया, ब्रेन को ब्लड की सप्लाई पूरी नहीं मिलेगी, तो मैं चक्कर आके गिर नहीं जाऊंगा। जब यही तो होता है बेटा, जब आप चढ़ते हो एक जायंट व्हील पे, वो होता है ना ऐसे वाला एक झूला, एक तो ऐसे वाला होता है मैरी गो राउंड, वो नहीं क्या, जो वर्टिकल चलता है जिसको जायंट व्हील कहते हैं।
बहुत ऊंचा ऊंचा तक होता है कई बार, कई जगह का काफी मशहूर है, लंदन कई जगह लगा हुआ है, बहुत ऊंचा होता है। तो जिस टाइम पर्सन को लेके जाते हैं ऊपर की ओर, एक्सेलरेशन जब ऊपर होगा तो आप समझते हैं कि वेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो उस टाइम तो पर्सन को इतना फील नहीं होता, क्योंकि वो सीट जब ऊपर की ओर जाती है तो पर्सन उसके साथ और अच्छी तरह से चिपक जाता है, वेट बढ़ गया ना उसका, वो और अच्छी तरह से उसके साथ जुड़ जाता है। लेकिन यही जब बेटा झूला इधर को आएगा, फिर एक्सेलरेशन नीचे को होगा, तो इस बार जी में से ए को माइनस करना होगा। करके दिखाता हूं। अगर एक्सेलरेशन लिफ्ट का हुआ नीचे की ओर, इस बार वेइंग मशीन पे आंसर कम आएगा। रीजन, इस बार बेटा रिएक्शन कम होगा क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे को है ना, इस बार mg बड़ा होगा रिएक्शन से, इक्वल टू m इंटू एक्सेलरेशन लिखेंगे। इस बार क्या लिखोगे, r को उधर ले जाओ, m a को इधर लाओ, m कॉमन निकालो, तो अपेरेंट वेट होगा w डैश इक्वल टू m इंटू g माइनस a, m इंटू जी माइनस ए होगा इस बार। ओके, पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इस केस में वेट कम हो जाता है। अच्छा, एक केस और जरा, अगर मान लो लिफ्ट का एक्सेलरेशन, लिफ्ट की ना मान लो रस्सी टूट जाए ऊपर से, लिफ्ट की ऊपर से केबल टूट गई, लिफ्ट का अगर केबल टूट गया, रस्सी टूट गई ऊपर से, तो लिफ्ट का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा बेटा फिर? सर जी हो जाएगा। तो यही फॉर्मूला लगाना है, लेकिन जो रिएक्शन है वो m इंटू जी माइनस जी, जीरो हो जाएगा। उस केस में वेट खत्म हो जाएगा, बंदा आपको इधर मिलेगा और वेइंग मशीन इधर मिलेगी बेटा, जिसको बोलते हैं वेटलेसनेस। अगर लिफ्ट को बेटा छोड़ देना, उस केस में एज सीन इनसाइड द लिफ्ट पर्सन का वेट मिलेगा जीरो और वो ग्राउंड छोड़ देगा। बेटा कई कंट्रीज में जीरो ग्रेविटी राइड भी है। जीरो ग्रेविटी राइड क्या करते हैं, एरोप्लेन को पहले ऊपर 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 लेते जाएंगे, फिर ऊपर जाके ना प्लेन का इंजन बंद कर देते हैं और ये ऐसे फ्री फॉल में नीचे की ओर आता है। तो प्लेन जब फ्री फॉल में हो गया, वो लिफ्ट वाला केस में बन गया, लिफ्ट वाला केस बन गया, जिसमें एक्सेलरेशन ऑफ द एरोप्लेन वुड बिकम इक्वल टू जी। और अगर आप जाएंगे वंडरला और भी कई जगह होगा, मुझे पता नहीं है, वहां पे एक झूला है बेटा, लाइट चलेगी। अच्छा, आपको नजर आ रहा है बेटा? यू कैन रीड इट, ठीक है। अब कोई बात नहीं है, आप नोट करना, मैं जरा अरेंजमेंट करता हूँ ताकि इन्वर्टर पे चल जाए सिस्टम। उसमें बेटा एक झूला आता है जिसमें जीरो ग्रेविटी का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। क्या करते हैं, इसमें लोगों को बिठाएंगे चारों ओर, पहले इसको पूरे को ऊपर लेके जाएंगे, इसका वीडियो भी आपको सेंड कर दूंगा, कोई बात नहीं। फिर इसको एकदम से छोड़ देते हैं बेटा, फ्री फॉल में आने देते हैं। तो कुछ होता है यहाँ पे, ठीक है, कुछ होता है क्योंकि हमें हमारी बॉडी को जीरो ग्रेविटी का हैबिट नहीं है, इसलिए हमारी बॉडी उस तरह से नहीं बिहेव करती। तो मैं बता रहा था ना, जायंट व्हील जब बेटा ऊपर को जाते हैं तब तो अच्छा फील होता है, लेकिन जब नीचे को आता है ना झूला, उस टाइम आपको लगता है मेरा वेट कम हो गया। उसको कभी कभी लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि झूला तेज हो जाए और मैं हवा में रह जाऊं कहीं, क्योंकि जी का वैल्यू कम हो गया, तो आपको लगता है कि मेरा जो पकड़ है ना सीट के ऊपर, जो ग्रिप है वो कम होती जा रही है। कहीं ऐसा ना हो कि सीट आगे निकल जाए और मैं पीछे रह जाऊं, कहीं मैं हवा में आगे निकलना शुरू हो जाऊं पैराशूट की तरह। तो
तो उससे हम डरते हैं, वो डर क्रिएट करता है और लोग शोर मचाते हैं, चीखते हैं। कोई क्यों कहता है कि 20 रुपए और ले लो, मुझे जल्दी नीचे उतारो, मैंने नहीं चढ़ना। ठीक, तो वो चेंजेस इन जी के कारण होता है। चलो अच्छा, आप जरा नोट करो, मैं मीनवाइल जरा लाइट का रिमूव करता हूँ। बेटा नोट कर लो, बस अभी 2 मिनट रखेंगे। नहीं, हाँ बेटा अभी लाइट एंगेज कर लीजिए। चलिए, होप सभी ने नोट डाउन कर लिया है। तो अगर लिफ्ट एक्सेलरेट होगी अपवर्ड्स तो उसमें g का वैल्यू g की जगह g प्लस ए हो जाएगा। लिफ्ट अगर एक्सेलरेट होती है डाउनवर्ड्स तो उसमें g का वैल्यू g की जगह g माइनस ए हो जाएगा। अगर लिफ्ट फ्री फॉल में हुई उस केस में g का वैल्यू लिफ्ट के अंदर मिलेगा आपको 0, यानी आ जाएगी वेटलेसनेस। और अगर लिफ्ट चलेगी कांस्टेंट वेलोसिटी से अप या कांस्टेंट वेलोसिटी से आएगी डाउनवर्ड्स, उस केस पे g का वैल्यू जितना था उतना ही रहेगा बेटा, आपको वेट अपना नॉर्मल फील होगा। चलिए, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि अगर जो वो पुली वाला एक्सपेरिमेंट हम कर रहे थे, पुली वाला एक्सपेरिमेंट वो एक लिफ्ट में परफॉर्म किया जाए, एक मास m1 था, एक मास m2 था,
लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है विद एन एक्सेलरेशन इक्वल टू जी, तो यहाँ पे जो रोप में टेंशन था टी, वो कितना होगा? टी का फॉर्मूला याद है आपको बेटा? टी का फॉर्मूला था, इसके लिए एक और नाम भी है बेटा, मैं लिख लेता हूं वो भी। इस पुली सिस्टम को ना एटवुड मशीन भी कहते हैं बेटा। ये जो सेटअप है ना, जो हमने स्टडी किया था कि दो मासेस हैंग करो M1 M2, तो इसमें जो टेंशन का वैल्यू था वो आया था 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। तो इस केस में इसको मैं टी डैश लिख देता हूं अभी, तो टी डैश का वैल्यू आएगा 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, लेकिन जी कितना होगा यहाँ पे अब चैट बॉक्स में लिखेंगे। इस लिफ्ट के अंदर जी का वैल्यू क्या होगा जो एक्सेलरेशन जी से ऊपर को जा रहा है? चैट बॉक्स में लिखेंगे। चैट बॉक्स में लिखेंगे, चैट बॉक्स में आंसर लिखेंगे। जो लिफ्ट एक्सेलरेशन जी से ऊपर को जा रहा है उसके अंदर जी का वैल्यू कितना फील होगा? यही वाला फॉर्मूला लगाना बेटा। ऊपर को एक्सेलरेट होना जीरो नहीं होगा बेटा, जीरो होगा तब अगर ये नीचे को एक्सेलरेट होगा बेटा। नीचे को जी से आए, ये वाला केस था फ्री फॉल, लिफ्ट की रस्सी टूट जाए, एक्सेलरेशन इक्वल टू जी हो जाए, तो इसमें अपेरेंट वेट हो जाता है जीरो। हाँ जी 2g आएगा बेटा, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, 2g आंसर दे दिया बहुत बच्चों ने, 2g होगा बेटा। तो आपने इस g को हटा के यहाँ पे 2g कर देना है, वेरी सिंपल। g को हटा के 2g कर दीजिए। हाँ जी नोट डाउन भी कर लीजिए साथ साथ में। बेटा लिफ्ट के लिए एक और नाम भी है, उसको हम एलिवेटर कहते हैं। लिफ्ट के लिए अनदर नेम इज एलिवेटर। तो लिफ्ट लिखा हो एलिवेटर लिखा हो एक ही बात है। चलिए अब अपना बुकलेट खोल लीजिए बेटा। जो बुकलेट आपको गिवन है उसमें पेज नंबर 63 खोलिए। ओपन पेज नंबर 63। सर प्लीज हाँ जी बोलिए बोलिए। सर मेरे पास बुकलेट नहीं है सर, मैं अभी सर टाउन में था ना। अच्छा बुकलेट आपको अभी नहीं मिली है, एक काम करो फिर जरा एक सर ना कल एक ना आ सकता हूँ एक ना लेने। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ बेटा, एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, उस पे आ जाना बेटा जरा। जस्ट 1 मिनट बेटा, मैं इधर से स्क्रीन शेयर ऑन करता हूँ एक।
चलिए एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ बेटा, इसको देखिए। स्क्रीन आ गई आपके पास, देखो जरा, आगे हो गई। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 15 देखो बेटा। जिनके पास बुकलेट है वो डायरेक्टली बुकलेट में खोल लीजिए। सर पेज नंबर क्या है? पेज नंबर मैंने बोला है 116 है। 15th क्वेश्चन। लिफ्ट पे बेस्ड है। नहीं, पेज नंबर है बेटा 68। पेज 68 पे क्वेश्चन नंबर 15। एक स्प्रिंग बैलेंस है विच इज अटैच्ड टू द सीलिंग ऑफ अ लिफ्ट। बेटा मिल गया सभी को? पेज 68 पे क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पे आ रहा है बेटा। इट इज ऑन योर स्क्रीन। लिफ्ट का एक्सेलरेशन जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड्स है। तो अब स्प्रिंग बैलेंस पे क्या रीडिंग आएगी? चलिए जिस स्क्रीन पे बोर्ड है बेटा, बोर्ड वाली स्क्रीन पे आ जाइए। जो स्प्रिंग बैलेंस थी वो पहले उस ऑब्जेक्ट का वेट दिखा रही थी 49 न्यूटन। वेट होता है इक्वल टू m इंटू जी। यहाँ पे आपको g नहीं दिया कि आपको 10 लेना है, तो आप 9.8 लेंगे। तो ये जो मास है ये हो जाएगी 49 डिवाइड बाय 9.8 किलोग्राम। अभी इसको सॉल्व मत करिए आप, अभी इतने रहने दीजिए। और जब ये लिफ्ट नीचे को एक्सेलरेट होगी तो नीचे वाला केस हमने लिखा है नया रिएक्शन यानी कि नया वेट होगा m इंटू जी माइनस ए। तो m आपके पास निकल आया 49 बाय 9.8, g का वैल्यू 9.8 और लिफ्ट का एक्सेलरेशन है डाउनवर्ड्स। डाउनवर्ड्स यानी कि उसमें से जो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन लिफ्ट का क्वेश्चन ने दिया है 4.9। 4.9 है 5 है 5 है बेटा, 5 माइनस कर दो इसमें से, बस बाकी का सॉल्व कर दो, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, गुड 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 गुड। साक्षी का आंसर ठीक है। मधु बेटा थोड़ा सा गलत हो गया, जरा देखो चेक करो कहाँ पे गलती है। तरनदीप का आंसर ठीक है। मधु अब ठीक है बेटा, अब सही है। हाँ जी, बाकी बच्चे भी निकालिए बेटा क्विकली। Hmm, 49 नहीं आएगा बेटा। सर स्क्रीन नहीं क्लियर आ रही। स्क्रीन बेटा जो क्वेश्चन वाला है कि आंसर वाला जो है? व्हाइट व्हाइट बोर्ड नहीं दिखा कि दूसरा नहीं दिखा?
होगी सर, क्लियर हो गया। क्लियर हो गया, चलो ठीक है ठीक है ठीक है। वो कई बार नेटवर्क का इशू हो जाता है। चलिए ठीक है, भाविक बेटा आपका आंसर गलत हो गया, ठीक करो। ऐड नहीं करना, माइनस करना है बेटा। 9.8 में से 5 को माइनस करो। हाँ जी, तुषार का आंसर ठीक है बेटा, वेरी गुड। डैरिल का आंसर ठीक है, हर्षवर्धन का आंसर ठीक है, अंकिता चैटर्जी का आंसर ठीक है, मधु का आंसर ठीक है बेटा। हाँ जी ठीक है बेटा, सही है। सिमरन का आंसर सही है बेटा। चलिए, जिन्होंने कर लिया पूरा बेटा वो लॉग आउट कर सकते हैं, जिनको डाउट है प्लीज स्टे बैक। जिन्होंने पूरा कर लिया है लॉग आउट। सर हाँ जी प्लीज बोलो बेटा। सर टेंशन का फॉर्मूला 2m1 plus m2 upon m plus 1 into plus m2 into g गिवन टेंशन का फॉर्मूला। ये बेटा पुराना फॉर्मूला था, एक हमने पुली वाला केस किया था ना, जिसमें 2 मास लटके हुए थे, एक नीचे को आ रहा था एक ऊपर को जा रहा था। उसमें ये फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था, लेकिन वहां पे जी था सिर्फ। अब इसी अपरेटस को हमने एक लिफ्ट में लगा दिया जिसका एक्सेलरेशन है जी अपवर्ड्स। तो इसके अंदर जो जी का वैल्यू है वो जी प्लस लिफ्ट का एक्सेलरेशन वो भी जी है, तो यहाँ पे ना 2g बन जाएगा। जी की ओके जगह आपको 2g कर देना है, नया आंसर आ जाएगा। थैंक यू। चलिए भाविक ठीक है बेटा, आपका आंसर। प्रथम बेटा थोड़ा गलत हो गया, 44 नहीं आएगा। भाविक का ठीक है बेटा, हिया का आंसर सही है। जिनका 24 आ गया बेटा लॉग आउट कर लो। जिनको डाउट है प्लीज स्टे बैक, मैं दोबारा समझा दूं। आई विल एक्सप्लेन अगेन, नो प्रॉब्लम। हाँ जी प्रथम बेटा दोबारा बताओ फिर एक बार। प्रथम यस सर, एक बार बता दो। दोबारा दोबारा देखो बेटा, देखो जब ये लिफ्ट खड़ी थी स्टेशनरी थी तब तो नॉर्मल वेट होगा, नॉर्मल वेट इज इक्वल टू mg। तो वो लिखा क्वेश्चन में कि वेट ना 49 न्यूटन था जब लिफ्ट वाज स्टेशनरी। तो इसको सॉल्व करके हमने इक्वल टू mg लिख के पहले ये निकालना है कि जो मास हमने हैंग किया है वो कितने केजी का है। जब ये निकल आया, अब हमने लिफ्ट को चलाना है डाउनवर्ड्स विद एन एक्सेलरेशन, क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जब लिफ्ट नीचे की ओर आती है तो मैंने फॉर्मूला लिखा एक्सेलरेशन का कि g माइनस ए हो जाएगा, उसको इनटू m करेंगे तो नया वेट निकल आएगा। तो आपको डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट 5 गिवन है। ये वाला फॉर्मूला उठा के मास हम निकाल चुके हैं पहले, g का वैल्यू 9.8 होता है, उसमें से जो लिफ्ट का डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है वो माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। बाकी कैलकुलेशन है। ओके सर, थैंक यू सर। तो मेरा क्लियर हो गया? यस सर। चलो चलो ठीक है बेटा, ओके, सो नाउ वी आर क्लोजिंग द मीटिंग। ओके बेटा।